and the next chapter is shock. So this is the first table of this chapter. It looks like a very confusing table, so I will try to simplify it through mnemonic. First one is, so I will first discuss about the cardiogenic and obstructive shock. So let's assume this is pump and both side of it pipes are attached. तो मान लीजिए अगर पंप फेल कर गया तो ये हो जाएगा कार्डियोजेनिक। अगर पंप के आगे पाइप में अगर ब्लॉक हो गया है तो ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जब भी ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा, जाम लगेगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके पीछे पूरा जाम लग जाएगा। तो जब जाम लगेगा तो क्या होगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सब इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दोनों में सेम सिमिलर कंडीशन होगा। यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा दोनों का, दोनों में प्रेशर बढ़ जाएगा। कार्डियोजेनिक में भी जब ये काम करना बंद कर देगा, जब ये काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, इसके पीछे जाम लग जाएगा। ये काम करना बंद कर दिया, यहाँ ब्लॉक हो गया तो इसके पीछे जाम लगे, तो जहाँ जाम लगेगा उसके पीछे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब उस कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों में रेजिस्टेंस और प्रेशर बढ़ गया। और जब भी जहाँ जाम लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वहाँ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ये जो है बेस डेफिसिट, ये याद रखना है, यूनिवर्सली सब में बेस डेफिसिट हाई होगा। और ये कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव में सारा चीज़ सेम होगा। दोनों में कार्डियक आउटपुट भी लो होगा और बाद बाकी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वीनस प्रेशर और सैचुरेशन सब दोनों में सेम होगा। अब बच गया हाइपोवॉल्यूमिक। तो हाइपोवॉल्यूमिक में क्या हो जाएगा, सपोज ये पाइप है, ये जो पाइप है, तो ये पाइप खाली हो गया, ये खाली हो गया। अगर पाइप, जब पाइप खाली हो जाएगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट इसका कम है। बच जाएगा सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो जब भी कोई चीज़ खाली रहेगा शरीर में, जब भी अगर पाइप ही अगर ये खाली है तो शरीर का बॉडी टिश्यू क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। और जब इस पर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाएगा। जब पाइप खाली होगा तो उसको दबाने वाला ज़्यादा टिश्यू होगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसमें तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वीनस प्रेशर, जब पाइप ऑलरेडी क्योंकि खाली है, ये एम्प्टी पाइप है, तो जब कोई भी चीज़ खाली होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रेशर, वीनस प्रेशर कम होगा। और जब पाइप खाली है मतलब इसके आगे फ्लो नहीं हो रहा है, इसके आगे फ्लो नहीं है, इसके आगे कुछ फ्लो नहीं है क्योंकि खाली है। तो जब फ्लो नहीं है तो मतलब उसे ऑक्सीजन कैरी कम कर रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगा। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को, जो है उसको हमको इस तरीके से समझना है। ये जो पाइप है, इसका जो पाइप है, इसको ये ओपन रह गया, ये खुला रह गया। तो जब भी पाइप अगर खुला रह जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर खुला छोड़ देंगे तो पूरा चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। और क्योंकि ये खुला है पाइप, मतलब हमेशा इसमें फ्लो ज़्यादा है, मतलब इसको बाहर से जो रेजिस्टेंस जो होगा, टिश्यू का जो रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इसमें कम होगा। तो ज़्यादा प्रेशर ये नहीं लगा पाएगा, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो है लो होगा। और क्योंकि ये हमेशा, उसके बाद जो है इसमें मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन, क्योंकि इसका फ्लो ज़्यादा है, जब फ्लो ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीजन जो है वो ले ज़्यादा जा रहा है, तो इसका सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा, सैचुरेशन इसमें बढ़ जाएगा। अब बच गया एक बस वीनस प्रेशर। तो वीनस प्रेशर को आप एक्सेप्शनली इसको याद रख ले, क्योंकि ये निमोनिक में नहीं बैठ रहा था, इसलिए आप इसको एक्सेप्शनली याद रख लें। तो ये हो गया शॉक का जो फर्स्ट टेबल था।